वेलकम बैक इन करंट अफेयर्स लिंकेज विथ यूपीएससी सिलेबस। आज के इस सेशन में हम 25 अगस्त के इम्पोर्टेंट इवेंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। आज का इस जो सेशन होने वाला है उसमें हम जो कल हमने जो बिम्स्टेक के बारे में ब्रिक्स के बारे में चर्चा की थी, उसके बारे में प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कल वीडियो लंबा हो गया था इसलिए उसको हम डिस्कस नहीं कर पाए थे। तो आज हम उस टॉपिक को देखेंगे कि किस तरीके से कोई संस्थान के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है और किस एंगल पे हमको चीज़ों को तैयार करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के वो देख लेते हैं। एक बिम्स्टेक पे क्वेश्चन आया हुआ है कि आपके विचार में क्या बिम्स्टेक सार्क की तरह एक समानांतर संगठन है? इन दोनों के बीच क्या समानताएं और असमानताएं हैं? इस नए संगठन के बनाए जाने से भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य कैसे प्राप्त हुए? इस क्वेश्चन से आपको दो चीज़ें समझ में आएगी। एक तो कि किसी भी दो संस्था को लेके पैरेलल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि जो ब्रिक्स है वो पैरेलल जाता है एससीओ के, तो इन दोनों की तुलना पूछी जा सकती है। और दूसरा, यहाँ पे इस संस्था से हमारी विदेश नीति पर या भारतीय हित पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, तो ब्रिक्स को लेकर भी ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। नेक्स्ट है I2U2 समूहन वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति को किस प्रकार रूपांतरित करेगा, तो ब्रिक्स से भी सेम क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। और सब में एक कॉमन चीज़ आ रही है कि भारत के हित, भारत की स्थिति, भारत को क्या लाभ होंगे, सारे क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द आएंगे। जैसे एससीओ के लक्ष्यों और उद्देश्यों का विश्लेषणात्मक परीक्षण कीजिए और भारत के लिए इसका क्या महत्व है। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स के लक्ष्यों और उद्देश्यों का विवेचनात्मक परीक्षण कीजिए और भारत के लिए इसका क्या महत्व है। तो भारत फिर से सेंटर में आ गया। अगला क्वेश्चन है, क्वाड वर्तमान समय में स्वयं को सैनिक संगठन से एक व्यापारिक गुट में रूपांतरित कर रहा है, विवेचना कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स का एंगल बहुध्रुवीय की तरफ जा रहा है, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की तरफ। तो इस पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि ब्रिक्स किस तरीके से अपने आप को बहुध्रुवीय व्यवस्था में बदल रहा है या अपना विस्तार कर रहा है और रूपांतरित हो रहा है, विवेचना कीजिए। तो आपने ये जो क्वेश्चन देखे सारे, अभी 4 क्वेश्चन हमने देखे हैं, ये संस्थाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं संस्थाओं पे। और उनमें एक एंगल बिल्कुल क्लियर होता है कि भारत के लाभ, भारत को क्या महत्व मिलेगा, भारत की वैश्विक स्थिति में क्या परिवर्तन आएगा, और कुछ इनकी विशेषताओं और संरचना पे क्वेश्चन होते हैं। तो हमको इस तरीके से इसको कवर करना है इस एंगल पे। आज के जो दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर है उसमें एक एडिटोरियल आया है, बहुध्रुवीय व्यवस्था, ब्रिक्स और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था। तो उसको आपको अच्छे से पढ़ना है और ताकि आपकी एक थॉट डेवलप हो जो बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था है उसको लेकर। अब हम आज के करंट इवेंट से शुरू करते हैं। आज के करंट इवेंट में एक योजना का जिक्र है, नमस्ते योजना। ये जो है वो सफाई कामगारों को औपचारिकीकरण और पुनर्वास के लिए चलाई गई है। तो ये जो टॉपिक है, ये जो पेपर 2 है उसके स्वास्थ्य सेक्टर से जुड़ेगा, क्योंकि जो सीवेज ट्रीटमेंट से जुड़ी हुई ये योजना है तो उनका स्वास्थ्य इसमें एक इम्पोर्टेंट है। और एक अति संवेदनशील वर्ग जो है उनको लेके जो क्वेश्चन आता है वहाँ पे भी जो टॉपिक है वहाँ पे भी ये लिंक होगा। इसमें ये है कि अभी इनने नमस्ते योजना चलाई है। इसमें जोखिमपूर्ण सफाई को खत्म करने, सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई करने वाले कर्मियों की मौतों को रोकने और उनकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने संयुक्त रूप से इस मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई यानी कि नमस्ते नामक योजना तैयार की है। तो ये एक फैक्ट है सिर्फ कि आपको जहाँ पे अगर सफाई कर सीवेज ट्रीटमेंट से रिलेटेड भी कभी कभी शहरीकरण को लेके क्वेश्चन आ जाता है।
तो वहाँ पे हम क्या प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम इसको मेंशन कर सकते हैं। फिर इसमें ये जो योजना है वो 25 से 26 तक के लिए, 2025-26 तक के लिए 3 वर्षों के लिए चलाई गई है और 4,800 से ज़्यादा शहरी स्थानीय निकायों में ये लागू की जाएगी। तो ये एक फैक्ट है छोटा सा, जिसको कि आप अपने शहरीकरण वाले टॉपिक के साथ में लिंक कर सकते हैं। उसके बाद में है जो एक डेटा आया है, एक रिपोर्ट आई है अभी, उसमें एक डेटा मेंशन किया हुआ है कि पक्षियों की प्रजातियों में कमी आ रही है। तो ये जो टॉपिक है ये डायरेक्टली हमारे जो जैव विविधता वाला सेक्टर है पेपर 3 में, उससे लिंक होगा। सबसे ऊपर में ही पेपर के नाम में ही मेंशन किया हुआ है जैव विविधता। उसके बाद सब हेडिंग में ये जलवायु परिवर्तन से जुड़ेगा, पर्यावरण के संरक्षण से जुड़ेगा, जैव विविधता के ह्रास में जो क्वेश्चन फ्रेम होंगे वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो किस तरीके से जलवायु परिवर्तन की वजह से जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। तो इसमें ये बताया गया है कि भारत में जो पक्षियों की प्रजाति है उसकी 60% संख्या में कमी आई है। 30 साल में 338 प्रजातियों के पक्षियों की संख्या में बदलावों पर अध्ययन किया गया है। ये 30 साल का एक अध्ययन है जिसमें 60% प्रजातियों की तादाद में गिरावट आई, जो कि बहुत बड़ी है। 60% मतलब आधे से ज़्यादा हो गया और उसकी संख्या में पूरी तरीके से कमी आई है। स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड नामक संस्था की ये रिपोर्ट है, उसमें 359 प्रजातियों में हुए परिवर्तनों के मूल्यांकन के दौरान 40% की गिरावट इनने बताई 7 साल में। 7 साल में 40% की गिरावट बताई गई है। ठीक है, फिर कुछ अंदर और डेटाज दिए हुए हैं जिसको आपको देखना है। इसमें इन डेटा के बीच में कुछ प्रजातियों के नाम दिए हुए हैं। ये जो नाम है वो आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इन नाम से जो है क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं प्रीलिम्स में। और ऐसा ही होता है कि किसी रिपोर्ट में कभी कोई नाम मेंशन हो गया है तो वहाँ से प्री में क्वेश्चन बन गया है। तो आपको इस वाले टॉपिक में यहाँ पे मेंशन किए हुए सारे नाम, तो आपको इन सारे नामों को नाम की जो प्रजातियां हैं उनके बारे में डिटेल से अपना एक नोट तैयार कर लेना है और उनको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से तैयार करना है। और यहाँ पे जो ये एक डेटा है सिर्फ, जिसको कि आप अलग अलग क्वेश्चन में लिख सकते हैं। जैसे जहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण से किस तरीके से जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, तो वहाँ आप लिख सकते हैं कि अभी की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि 30 साल में 60% से अधिक प्रजातियों की संख्या में कमी आई है। तो ये एक डेटा हो गया जो कि वेटेज देगा। और जब भी आप डेटा लिखो तो इस रिपोर्ट का नाम आपको मेंशन करना है, स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड, तभी आपको डाटा लिखना है ताकि इसकी ऑथेंटिसिटी बनी रहे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं महिलाएं और कृषि। ये टॉपिक हमेशा से एक हॉट टॉपिक रहा है। कृषि अपने आप में एक हॉट टॉपिक है और महिलाएं और कृषि जब टॉपिक दोनों कॉम्बिनेशन में आते हैं वो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक रहा है। बार बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको ये तैयार करना है। और महिलाएं जो है वो सेपरेटली जो है ये मेंस का एक इम्पोर्टेंट एरिया है, जहाँ से कि 1 ईयर में कभी कभी 3-3, 4-4 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं महिलाओं को लेके। तो आपको इस महिलाओं से रिलेटेड कोई भी एंगल का क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है कि उस एस्पेक्ट पे आपने तैयारी नहीं की है। तो ऐसा ही एक आर्टिकल है जो कि महिलाएं और कृषि से रिलेटेड है। इसमें कहा गया है कि कुछ डेटाज है जिनको आपको नोट कर लेना है और कुछ समस्याएं हैं, कुछ सॉल्यूशन बताए गए हैं और कुछ गवर्नमेंट क्या कर रही है वो। तो यहाँ से आपको सब चीज़ें उठानी है, एक नोट तैयार करना है और उसको बार बार रिवाइज करना है। जैसे सबसे अच्छा फैक्ट यहाँ दिया हुआ है कि कृषि में महिलाओं का योगदान 65 से 70% है। अकेली महिलाओं का योगदान है ये 65 से 70%। लेकिन कुछ समस्याएं बताई गई वापस, जैसे नई तकनीक अपनाने, आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों का लाभ उठाने और प्रशिक्षण की कमी, ये सब इनकी कमियां हैं। तो आपको कमी वाले सेक्शन में ये लिख लेना है। भारत मानव विकास सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट है
जिसमें बताया गया है कि भारत में 83% कृषि भूमि पुरुष सदस्यों के पास है, उनको विरासत में मिली हुई है, जबकि महिलाओं को केवल 2% भूमि उत्तराधिकार में मिली हुई है। और इससे क्या इम्पेक्ट होता है कि जब भी महिलाएं जो खुद खेती करती हैं वो अगर बैंक से ऋण लेने जाती है तो उनको ऋण नहीं मिल पाता है, क्योंकि बैंक में ऋण जब हम लेने जाते हैं तो वो हमको कुछ सिक्योरिटी की डिमांड करते हैं, और वो नहीं होने की वजह से उनको वो लोन नहीं मिल पाते हैं। ये एक अपने आप में एक चैलेंज हो गया। इसके अलावा 81% महिला कृषि मजदूर जो हैं वो SC ST और OBC से आती हैं, जो आवधिक और भूमिहीन मजदूर के रूप में, कृषि मजदूर के रूप में ज़्यादा वर्क करती है। तो ये भी एक चैलेंज है कि उनको सब वर्क आता है, क्योंकि मजदूरी कर रही मतलब वो वर्क कर रही है, उनको किस तरीके से खुद से कृषि करने पे लाना, ये अपने आप में एक चैलेंज है। एक NSSO की रिपोर्ट है, भारत में लगभग 18% कृषक परिवारों में महिलाएं ही मुखिया हैं जो खेती का नेतृत्व करती हैं। फिर एक वापस एक चुनौती बताई गई है कि भूमि पर जो स्वामित्व होता है वो महिलाओं का नहीं होना। ये एक अपने आप में बड़ी चुनौती है जो कि महिलाओं को कुछ भी निर्णय लेने से रोकती है। भूमि से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना, उनको अपनी खेती में कुछ बदलाव करने हैं, कुछ भी, तो उनका वो डिसीजन नहीं ले पाती हैं। किसानों को संस्थागत ऋण नहीं मिल पाते हैं। और फिर इसके बाद में खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार महिला और पुरुष किसानों के लिए उत्पादक संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित होने से विकासशील देशों के कृषि उत्पादन में 2.5 से 4% की वृद्धि हो सकती है। ये एक फ्यूचरिस्टिक डेटा है जिसको कि आप यूज़ कर सकते हैं। फिर एक सुझाव के तौर पे ये लिख सकते हम कि अभी जो उपकरण है वो महिलाओं के अनुकूल नहीं है, तो हमको जो उपकरण है या टेक्नोलॉजी है वो महिला अनुकूल उपकरण या मशीनरी बनाने पे ध्यान देना चाहिए। उसी तरह से सहकारी समितियों में महिलाओं को सदस्य बनाने की ज़रूरत है, ताकि कि डिसीजन कुछ उनके तरह के हो सकें। महिलाओं को संस्थागत ऋण प्राप्त हो, इसके लिए खेत पर पति पत्नी के नाम पर संयुक्त पट्टा होना चाहिए। ये सब सुझाव के पॉइंट्स हैं। महिलाओं की कुशलता और उन कृषि औजारों की दक्षता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंकों के माइक्रो फाइनेंस पहल के तहत लचीली शर्तों पर उनको ऋण उपलब्ध कराना, सामूहिक खेती की संभावना को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये सब ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको कि आप अपने आंसर में लिख के सुझाव के तौर पे बता सकते कि क्या करना चाहिए। ऐसे ही कुछ जो कार्य किए गए हैं, जैसे कि कुछ स्वयं सहायता समूह और सहकारी डेयरी गतिविधियों, जैसे कि राजस्थान में सरस और गुजरात में अमूल द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान किया गया है। तो ये एक कार्य है जिसको कि आप केस स्टडी के तौर पे मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, बीज और रोपण सामग्री पर उप मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसी योजनाएं महिला केंद्रित रणनीतियों और समर्पित व्यय को शामिल किया जाना चाहिए। इन सभी योजनाओं में भी महिलाओं को केंद्रित करना चाहिए। ऐसे ही महिला किसानों को सब्सिडी वाली सेवाएं प्रदान करना चाहिए और उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। ऐसे अलग अलग कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं जो आपको अपने आंसर में आप मेंशन कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो गवर्नमेंट ने के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस घोषित किया है। दूसरा, सरकार ने महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना शुरू की है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इसका एक उपघटक है। तो इस तरीके से कुछ योजनाएं चलाई गई हैं जो कि महिला किसानों को संदर्भित है। तो ये इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ है और कुछ और फैक्ट्स है जो आप देख लेना। तो ये एक एस्पेक्ट आता है हमेशा से कृषि और महिला। तो ये जो एक आर्टिकल मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है, इसमें आपको फैक्ट भी मिलेंगे, सुझाव के तौर पे भी कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, क्या कर रहे हैं अभी वो भी मिलेंगे, और क्या चैलेंजेस है। मतलब ये अपने आप में एक कंप्लीट टॉपिक बनता है। और अगर आप नोट बना लेते हैं इससे, तो आपका एक टॉपिक
पूरा कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके और पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आपको टॉपिक को होलिस्टिक ले जाना है। नेक्स्ट है ग्रीस और भारत। अभी ग्रीस और भारत दोनों रणनीतिक साझेदार बने हैं। तो ग्रीस एक यूरोपीय कंट्री है, भारत अभी उसके साथ में जुड़ा है, और ये इससे भी सेम एंगल पे आपको तैयार करना है। इस साझेदारी से हमको क्या फ़ायदा है, तो इस साझेदारी से सबसे बड़ा जो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये पेपर 2 के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय व वैश्विक समूह व भारत से संबंधित या हितों को प्रभावित करने वाले करार इस टॉपिक के साथ में लिंक होगा। अब ग्रीस और भारत के रणनीतिक साझेदारी का मतलब सीधा सा ये है कि भारत जो है अब इधर जो यूरोपीय कंट्री, ये जो ग्रीस है वो भूमध्य सागरीय कंट्री है, मतलब भूमध्य सागर के पास अवस्थित है। और भूमध्य सागर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो हमारा हिंद महासागर है उसको जोड़ता है भूमध्य सागर वाले उस एरिया से। तो ये जो पूरा एरिया है ये हमारे व्यापारिक पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा है कि ग्रीस जो है वो हमेशा से हमारे मुद्दों में एक सकारात्मक तौर पे खड़ा रहा है हमारे साथ में, चाहे वो हम सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की दावेदारी करते हों, चाहे कश्मीर वाला मुद्दा हो, वो हमेशा हमारे साथ रहा है। दूसरा और तीसरा फैक्टर ये है कि जो चीन है वो भूमध्य सागर में अभी अपनी विस्तारवादी नीति को लेके बहुत ज़्यादा आतुर हो रहा है। वहाँ पे बेस कैंप की बात हो या अपने व्यापारिक हितों को ले जाना हो, तो उसको काउंटर करने के लिए इंडिया का ग्रीस के साथ में होना इम्पोर्टेंस रखता है। साथ में चौथा फैक्टर ये है कि जो ग्रीस है वो गैस और तेल का उसके पास में भंडार बहुत ज़्यादा है, तो हमारी ऊर्जा ज़रूरत के लिए भी ग्रीस इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो यही है कि भूमध्य सागरीय कंट्री है, और भूमध्य सागर और हिंद महासागर जो है जुड़ते हैं, और भारत की जो लीड है वो भूमध्य सागर से होते हुए इधर भारत को यूरोप से कनेक्ट करती है। और ये रूट का क्लियर होना और स्वतंत्र होना और उसमें क्लियरेंस, शांतिपूर्ण माहौल रहना भारत के व्यापार के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंस है टेंट है। तो आपको इस जो ये न्यूज़ है इसको इसी एंगल में कवर करना है। तो ये थी आज की सारी इम्पोर्टेंट इवेंट्स, और इसको हमने कवर करने की कोशिश की है और यूपीएससी सिलेबस के साथ में लिंक करने की कोशिश की है। आपको इसी तरीके से आगे कवर करते जाना है और नोट्स बनाते हुए चलना है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा और आपकी जो यूपीएससी मेंस की जो प्रिपरेशन है उसको एक नई दिशा देगा। थैंक यू सो मच।